गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे सामग्री संग्रहण के द्वितीयक स्रोतों की। इससे पहले हमने बात की थी सामग्री संग्रहण के प्राथमिक स्रोतों की और प्राथमिक सामग्री की। प्राथमिक सामग्री जो कि अध्ययनकर्ता स्वयं अध्ययन क्षेत्र में जाता है और स्वयं तथ्यों को एकत्रित करता है, वो प्राथमिक सामग्री कहलाती है। और जिन साधनों से वो सामग्री प्राप्त की जाती है उसे हम प्राथमिक स्रोत या प्राथमिक साधन कहते हैं। अनुसंधान करने के लिए प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत दोनों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि दो प्रकार की सामग्री होती है। द्वितीयक सामग्री को जिन स्रोतों से प्राप्त करते हैं उन्हें तथ्य संकलन के द्वितीयक स्रोत कहते हैं। जैसा कि जॉन मेज ने कहा है, द्वितीयक स्रोतों का निर्माण कही सुनी बातों एवं अप्रत्यक्ष दर्शकों के आधार पर होता है। यानी कि जो द्वितीयक स्रोत हैं वो बातें जो कही हुई है या सुनी हुई हैं और जो अप्रत्यक्ष दर्शक हैं उसके आधार पर होता है। दूसरा, पीवी यंग के अनुसार इन तथ्यों का उपयोग करने वाले एवं इन्हें प्रथम बार एकत्रित करने वाले लोग अलग अलग होते हैं। यानी कि जो सामग्री जिसने एकत्रित की है और उसको इस्तेमाल करने वाला अलग अलग होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? द्वितीयक स्रोत कहते हैं या द्वितीयक सामग्री कहते हैं। द्वितीयक स्रोतों से कई बार अनुसंधानकर्ता ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त कर लेता है जो प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त नहीं हो पाती हैं, क्योंकि द्वितीयक स्रोत जो है वो अध्ययन की प्रारंभिक पृष्ठभूमि निर्मित करने, अध्ययन करने की दिशा के लिए उपयोगी भूमिका निभाते हैं। क्योंकि कोई भी अध्ययन करना है अगर हमें अनुसंधानकर्ता को, तो उसके लिए अनुसंधानकर्ता क्षेत्र में जा कर के या द्वितीयक जो सामग्री है उससे वो सहायता लेता है और उसके आधार पर फिर वो आगे की पृष्ठभूमि तैयार करता है। तो एक तरह से द्वितीयक स्रोत अध्ययन की प्रारंभिक पृष्ठभूमि तैयार करने में और अध्ययन को दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। द्वितीयक स्रोतों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहले है व्यक्तिगत प्रलेख और दूसरा है सार्वजनिक प्रलेख। अब हम इन दोनों की अलग अलग बात यहाँ पर करेंगे। पहले बात कर लेते हैं हम व्यक्तिगत प्रलेख। व्यक्तिगत प्रलेख हम किसे कहते हैं कि उसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो एक व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में, सामाजिक घटनाओं को एक विशेष दृष्टिकोण से देख करके लिखता है। इसमें विचार, भावना, आदर्श, इन सब चीज़ों का समावेश होता है। और व्यक्तिगत प्रलेखों के रूप में जो हमें उपलब्ध सामग्री है वो दोनों तरह से मिल सकती है, प्रकाशित भी मिल सकती है और अप्रकाशित भी मिल सकती है। जैसे कुछ लोग अपने अनुभव लिखते हैं, डायरी लिखते हैं, वो केवल उनके पास तक रहती हैं, और कुछ लोग अपने जो चीज़ें हैं या अपने बारे में जो उन्होंने लिखा है उनको वो सार्वजनिक कर देते हैं या प्रकाशित करवा देते हैं। व्यक्तिगत प्रलेख व्यक्तियों को एक विशेष समय, परिस्थिति और भूतकाल में घटित जो सामाजिक घटनाएं होती हैं उस समय की स्थिति को समझने में हमें सहायता प्रदान करते हैं। हालांकि जो व्यक्तिगत प्रलेख होते हैं वो व्यक्तिपरक होते हैं, यानी कि व्यक्ति से संबंधित होते हैं, फिर भी सामाजिक शोध में इनका काफ़ी महत्व है और सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए ये आवश्यक सामग्री भी प्रदान करते हैं। इस दृष्टि से हम व्यक्तिगत प्रलेखों को काफ़ी महत्व इनका रहता है अध्ययन के आधार पर, अध्ययन के दृष्टिकोण से। और
एक समय विशेष में लोगों की विचारधारा, उनका रहन सहन या कहना क्या चाहिए संस्कृति का, उसमें खान पान, नियम, आदर्श, इन सब चीज़ों का पता लगता है। और इनमें मुख्य रूप से व्यक्तिगत प्रलेखों में पत्र है, डायरी है, जीवन इतिहास है। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पत्रों की, आज के युग में तो पत्र लेखन काफ़ी कम हो गया है, लेकिन पुराने समय में इससे पहले पत्रों का काफ़ी महत्व था। और सामान्यतः जब कोई व्यक्ति अपना पत्र कोई लिखता है तो वो अपने उस समय के जो जीवन से संबंधित घटनाएं हैं या उसका जो जीवन है उससे संबंधित उसके विचार, उसका दृष्टिकोण, ये सब चीज़ें वहाँ पर हमें प्राप्त होती हैं, क्योंकि पत्र व्यक्तिगत होते हैं और व्यक्तिगत पत्र जो है व्यक्तिगत दृष्टिकोण को समझने में सहायता प्रदान करते हैं। हालांकि इन पत्र लिखने वालों के विचार और दृष्टिकोण हैं वो अपने निकट के व्यक्तियों को लिखे जाते हैं और इसमें व्यक्ति के महत्वपूर्ण विचार, भावनाओं, जीवन की घटनाएं, अनुभव, प्रेम, घृणा या उसके जीवन में कोई विशेष राजनीतिक या सामाजिक जीवन में कोई विशेष घटना है उसका भी उल्लेख इसमें होता है। क्योंकि जो पत्र हैं वो हमारे व्यक्तिगत निजी होते हैं और व्यक्ति उनसे संबंधित जो बातें होती हैं आंतरिक पक्ष से संबंधित वो भी उसमें लिखी होती है। अपने निकट जो संबंधी होते हैं उनको वो इन बारे में बताते हैं। तो चाहे वो पारिवारिक तनाव है या सुखद स्थिति है, वैवाहिक संबंध है, विवाह विच्छेद है, इन सब से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो पत्रों के माध्यम से प्राप्त होती हैं। हालांकि अध्ययन की दृष्टि से पत्रों की जो उपयोगिता है वो सीमित है, क्योंकि इसका कारण है ये व्यक्तिगत होते हैं और इन्हें प्राप्त करना भी कठिन होता है। और दूसरे इनमें जो घटनाएं होती हैं उनका विवरण संदर्भ सहित नहीं मिल पाता और क्रमबद्धता भी नहीं होती, सूचनाएं भी अपूर्ण होती हैं, क्योंकि व्यक्ति किस भाव में है, किस आवेश में है जब वो पत्र लिखता है, तो दूसरी बार जब वो पत्र लिखेगा जरूरी नहीं है उसी क्रम में ही वो लिखे, क्योंकि उसे नहीं पता होता कि ये सब चीज़ें उसके बाद उसमें काम में आएंगी। उसके अलावा डायरी, कुछ लोगों को आदत होती है अपने डायरी प्रतिदिन लिखने की। डायरी एक पूर्णतः गोपनीय दस्तावेज है, अतः व्यक्ति के जीवन की जो ऐसी बातें जो किसी के सामने नहीं कहता वो डायरी में लिख सकता है और उसके जीवन से संबंधित कुछ रहस्यों का उद्घाटन भी डायरी के माध्यम से होता है। हालांकि तथ्य संकलन का एक ये महत्वपूर्ण स्रोत है जो अधिक विश्वसनीय होते हैं, लेकिन कई बार जो व्यक्ति है डायरी जब लिखता है तो उसे लगता है कि अगर कोई कुछ पढ़ेगा तो कोई ऐसी घटना उसमें लिखने से छोड़ देता है या किसी घटना को बढ़ा चढ़ा करके बता देता है। जो लेखक की डायरी हैं उसमें वो उद्देश्य से नहीं लिखी जाती कि वो भविष्य में काम में आएगी। महापुरुषों के कार्य, यात्रा वर्णन, जेल जीवन का वृतांत, युद्ध या किसी अन्य असाधारण घटना के संस्मरण के रूप में लिखी गई डायरियाँ जो हैं वो शोध कार्य में सहायक होती हैं। सामान्यतः घटनाएं को तोड़ मरोड़ करके इसमें प्रस्तुत नहीं किया जाता, क्योंकि ये गोपनीय होती हैं और ये विश्वसनीय इसलिए कही जा सकती हैं। लेकिन डायरी एक ऐसा माध्यम है जिनसे हम उस दशा का या जो उस लेखक का है उसके बारे में एक अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन कई बार डायरियाँ जो नाटकीय संघर्षात्मक पक्ष हैं उसको भी बढ़ा चढ़ा करके इसमें वर्णन कर सकते हैं, परंतु कई महीनों के शांतिपूर्ण और सुखद क्षणों को इनमें उचित मात्रा को स्थान नहीं दिया जाता है। यानी कि जो डायरिया है इसमें कमियों के अलावा ये कुछ दोष हैं, लेकिन दोषों के अलावा इसका एक महत्वपूर्ण आधार हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन से संबंधित कुछ घटनाओं से संबंधित क्रमबद्धता इसमें प्राप्त हो जाती है। और यदि डायरी
को प्रकाशित कराने की लेखक की जो इच्छा है, तो उसमें कल्पनाशीलता और उसको जो घटनाएं हैं उनको बढ़ा चढ़ा कर लिखने का भाव आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो वैज्ञानिक निष्कर्ष हैं वो निकालने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्तियों के जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं व्यक्तिगत जीवन से संबंधित वो डायरियों से प्राप्त हो जाती हैं। उसके अलावा जीवन इतिहास जैसे जीवनी लिखते हैं, ये किसी आत्मकथा से संबंधित भी होता है, और जीवन इतिहास किसी भी जीवन से संबंधित सामग्री है, और ये दो रूप में देखने को मिलती है, एक आत्मकथा और एक जीवन चरित्र। आत्मकथा जिसे व्यक्ति अपने संबंध में स्वयं लिखता है कि उसके जीवन में क्या क्या हुआ है, और जीवन चरित्र जिसे कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की जीवन संबंधी घटनाओं के बारे में लिखता है। साधारणतः जो प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्तियों के जीवन चरित्र ही हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से जीवन इतिहास भी लोगों के जीवन के बारे में हमें घटनाओं के क्रमबद्ध अध्ययन करने में सहायता मिलती है, और उस समय का सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक, सांस्कृतिक इन घटनाओं के बारे में समझने में सहायता प्राप्त होती है। तो जीवन इतिहास की लेकिन कुछ इसमें जैसे इसके दोष भी हो जाते हैं, इसमें वस्तुनिष्ठता का भाव पाया जाता है, और आत्मकथाएं जो ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं वो जानते हैं कि उनका प्रकाशन होगा, तो उसके दुर्बल पक्षों को छिपा देते हैं। ये हर जगह हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। आप कोई भी जीवन चरित्र उठा करके देखिए, उसमें उसे हम एक आधार मान करके चलते हैं। अब उसमें सही क्या है और गलत क्या है ये लिखने वाला जानता है। उसके अलावा जो जीवन इतिहास से संबंधित संकलित तथ्य हैं उनकी जांच करना भी संभव नहीं होता, और जीवन चरित्र लिखने वाले किसी नेता या महापुरुष की प्रशंसा को बढ़ा चढ़ा करके भी करते हैं। लेकिन द्वितीयक सामग्री का ये एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। उसके अलावा संस्मरण होता है कि अपने जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में अनुभव को वो संस्मरण के रूप में लिखते हैं, और या इन्हें समय समय पर अन्य व्यक्तियों को सुनाते हैं। ये संस्मरण केवल व्यक्ति के जीवन अनुभव का लेखा जोखा ही प्रस्तुत नहीं करते, बल्कि एक समय विशेष के समाज की दशाओं का चित्रण भी करते हैं। यानी कि उस समय जो की सामाजिक व्यवस्था किस तरह की रही है उसके बारे में भी हमें पता लगता है। जैसे कोलंबस है, फाइयान है, मेगास्थनीज है, इन्होंने कि जो संस्मरण है उसमें काफ़ी जो योगदान है उस समय की व्यवस्था को समझने में काफ़ी योगदान दिया है, और एक काल विशेष की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक दशाओं का जो है वो भी पता लगता है। उसके बाद में जो कह सकते हैं कि जो व्यक्तिगत प्रलेख हैं, वो व्यक्तिगत प्रलेख व्यक्ति के जीवन के बारे में एक समय व्यवस्था या कल्चर या संस्कृति के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं, चाहे वो पत्र हो, डायरी हो, जीवन इतिहास हो अथवा संस्मरण हो। उसके अलावा व्यक्तिगत प्रलेखों की उपयोगिता की ये अनुसंधान में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, और इनसे व्यक्तियों के मनोवृत्तियों, दृष्टिकोण को समझने में सहायता प्राप्त होती है, और सामाजिक घटनाओं के संबंध में भी विस्तृत जानकारी इनसे हमें प्राप्त हो जाती हैं। यदि पत्र, डायरी, जीवन इतिहास, संस्मरण प्रकाशन के उद्देश्य से नहीं लिखे गए हैं तो उनकी विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि जब हमें लगता है कि कोई हमें पढ़ेगा या प्रकाशित होंगे तो उसमें हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, वहाँ वास्तविकता छिप जाती है, दब जाती है। लेकिन जब ये है कि किसी के काम नहीं आएगा, कोई देखेगा नहीं, केवल हम अपने मन की बात लिखते हैं, तो वहाँ वास्तविकता सामने आती है। तो इस तरह से व्यक्तिगत प्रलेख जो हैं वो एक
अध्ययन का आधार बनते हैं और विभिन्न विधियों के माध्यम से हम इनको प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा व्यक्तिगत प्रलेखों की कुछ दोष भी होते हैं, कुछ सीमाएं भी होती हैं। ये महत्वपूर्ण है अध्ययन के लिए, लेकिन इसके दोष हैं कि इनको प्राप्त करना कठिन होता है, क्योंकि ये पता लगाना आसान नहीं होता कि ये प्रलेख में कहाँ से मिलेगा, किसकी डायरी, किसके पत्र किसके पास होंगे, ये पता लगाना मुश्किल काम होता है। और उसके अलावा प्रामाणिकता का पता लगाना, जैसे बताया कि अगर व्यक्ति ये सोच के लिखता है कि ये प्रकाशित होंगे तो उसमें विश्वसनीयता का भाव कम हो जाता है और उसे लगता है कि इनको कोई पढ़ेगा नहीं या इसकी कोई जांच नहीं होगी, तो उसमें प्रामाणिकता का संभावना रहती है। लेकिन वो प्रामाणिक कितने हैं इसके बारे में पता लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि कई व्यक्तिगत प्रलेख अतिशयोक्तिपूर्ण होते हैं या जीवन की घटनाओं को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत कर दिया जाता है। उसके अलावा है सामान्यकरण निकालना कठिन, क्योंकि ये व्यक्तिगत प्रलेख हैं, एक व्यक्ति से संबंधित हैं। इसके आधार पर डायरी, पत्र, संस्मरण या आत्मकथा के आधार पर जो कुछ है वो व्यक्तिगत है और उसके आधार पर वो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। ये उसके आधार पर हम समूह का प्रतिनिधित्व ना कर पाने के कारण उसमें से कोई सामान्यकरण निकालना मुश्किल होता है, कठिन होता है। उसके अलावा सांख्यिकी विश्लेषण करना भी कठिन होता है, क्योंकि सामान्यतः जो व्यक्तिगत प्रलेख हैं उसमें सांख्यिकी विश्लेषण नामुमकिन रहता है, क्योंकि व्यक्तिगत प्रलेखों की सहायता से जो विधियाँ उपयोग में लाई जाती हैं वो सांख्यिकी विश्लेषण के लिए उपयोगी नहीं है। और पक्षपात की संभावना, व्यक्तिगत पक्षपात काफ़ी मात्रा में हमें व्यक्तिगत प्रलेखों में देखने को मिलता है, जो शोध सामग्री के रूप में उनकी उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि वो कितने उपयोगी होंगे, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके अलावा दूसरे आते हैं सार्वजनिक प्रलेख। सार्वजनिक प्रलेख जो है वो अध्ययन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये जैसा नाम से स्पष्ट है कि सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर कोई भी सरकारी या गैर सरकारी संस्था के द्वारा सार्वजनिक प्रलेख तैयार कराए जाते हैं। कभी व्यक्तिगत स्तर पर भी तथ्य संकलित किए जाते हैं और यदि उन्हें सार्वजनिक उपयोग के लिए काम में लाया जाता हो तो ऐसी सामग्री भी सार्वजनिक प्रलेख के अंतर्गत ही आती है। सार्वजनिक प्रलेख व्यक्तिगत प्रलेखों की तुलना में अधिक विस्तृत होते हैं, व्यापक जानकारी प्रदान करने वाले होते हैं और अधिक विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत पक्षपात नहीं होता। जो सार्वजनिक प्रलेख हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्रकाशित प्रलेख। अब प्रकाशित प्रलेख में कई चीज़ें आती हैं। प्रकाशित प्रलेख जो कि किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्था के संगठन के द्वारा प्राथमिक रूप से तथ्य संकलित कराए जाते हैं और सार्वजनिक उपयोग के लिए उन्हें प्रकाशित करा दिया जाता है। जब इन तथ्यों का अन्य अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा उपयोग किया जाता है तो उनके लिए तथ्य प्रकाशित प्रलेखों के रूप में तथ्य संकलन का द्वितीयक स्रोत बन जाते हैं, यानी कि प्राथमिक स्तर पर एकत्रित किए गए और जब वो प्रकाशित हो जाते हैं तो जो दूसरा अध्ययनकर्ता उन्हें अपने अध्ययन के लिए उपयोग में लाता है तो वो अध्ययन का द्वितीयक स्रोत बन जाता है, क्योंकि वो प्रलेखों के रूप में उन्हें सार्वजनिक प्रलेख जो प्रकाशित हो चुके हैं उनको उपयोग में लाता है, तो वो द्वितीयक स्रोत कहलाता है। अब इसमें विभिन्न प्रतिवेदन आते हैं, जैसे शोध संस्थाओं के प्रतिवेदन। विभिन्न समय पर जैसे विभिन्न जो संस्थाएं होती हैं अनुसंधान करने वाली, वो समय समय पर अपने प्रतिवेदन या रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित कराते हैं। जैसे टाटा समाज विज्ञान संस्थान, जनजातीय अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय शैक्षणिक शोध प्रशिक्षण संस्थान, समाज विज्ञान शोध परिषद, राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक शोध परिषद, ये समय समय पर जो उनके अनुसंधान होते हैं उनकी रिपोर्ट प्रकाशित कराते हैं
और महत्वपूर्ण शोध सामग्री इसमें उपलब्ध होती है। उसके अलावा दूसरा है व्यक्तिगत शोधकर्ताओं के प्रकाशन, यानी कि जो व्यक्तिगत स्तर पर अनेक जो छात्र छात्राएं हैं अनुसंधान का कार्य करते हैं और वो अपने शोध निबंध को प्रकाशित कराते हैं। ये प्रकाशन भी सार्वजनिक प्रलेखों के रूप में द्वितीयक सामग्री के प्रमुख स्रोत हैं। उसके अलावा समितियों के जो और आयोग के प्रतिवेदन, जो विभिन्न समितियां सरकारी और गैर सरकारी होती हैं, वो अपने प्रतिवेदन समय समय पर प्रकाशित करते हैं और इन समितियों और आयोगों के द्वारा तथ्य जो संकलित कराए जाते हैं, जैसे शिक्षा संबंधी है, अपराध संबंधी है, बेकारी, निर्धनता, ये आंकड़े जिन्हें सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रकाशित करा दिया जाता है। मद्य निषेध जांच समिति, राष्ट्रीय नियोजन समिति, योजना आयोग आदि के द्वारा प्रकाशित जो प्रतिवेदन है वो भी द्वितीयक सामग्री का एक स्रोत होते हैं। उसके अलावा जैसे सेंसस रिपोर्ट होती है, प्रति 10 वर्ष के बाद जो जनसंख्या जनगणना होती है वो की जाती है, वो द्वितीयक सामग्री के प्रमुख स्रोत हैं और इनका जो उपयोग है अनेक समाजशास्त्रीय अध्ययनों में किया जाता है। उसके अलावा व्यावसायिक जो संस्थान हैं और परिषद हैं उनके प्रकाशन होते हैं, जैसे राष्ट्रीय उत्पादन परिषद, बाल कल्याण परिषद, सूती कपड़ा मिल मालिक संघ, आर्थिक और सांख्यिक निदेशालय, कृषि विभाग, इन सब के जो तथ्य हैं वो प्रकाशित किए जाते हैं, वो द्वितीयक स्रोत कहलाते हैं। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रकाशित प्रलेखों में जो स्रोत हैं वो जो प्रकाशित प्रलेख हैं उनमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के भी प्रकाशन आते हैं, जैसे WHO की रिपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है या यूनेस्को का है। ये सब समय समय पर जो सामग्री हैं ये प्रकाशित कराते हैं और तथ्य जो द्वितीयक सामग्री का ये एक महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। उसके अलावा पत्र पत्रिकाएं, विभिन्न शोध होते हैं, अनुसंधान होते हैं और समय समय पर वो प्रकाशित होते हैं और अनेक इनकी पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं, जर्नल्स निकलते हैं जिसमें विभिन्न घटनाओं का दिन प्रतिदिन का विवरण समाचार पत्रों में प्रकाशित होता है। कई लेख व संपादकीय भी छपते हैं। रेडियो और दूरदर्शन भी मूल्यवान जो सामग्री है वो उपलब्ध कराते हैं। यद्यपि जनसंचार के जो साधन हैं उनसे महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त होते हैं, परंतु शोधकर्ता का जो शोध कार्य जो हैं इनका उपयोग बड़ी सावधानी के साथ करना चाहिए, क्योंकि इन तथ्यों की विश्वसनीयता का पता लगा करके ही इनका उपयोग किया जा सकता है या करना चाहिए। ये तो बात थी प्रकाशित प्रलेखों की। सार्वजनिक प्रलेख में 2 बताए थे, प्रकाशित प्रलेख और अप्रकाशित प्रलेख। ये तो वो चीज़ें थी जो प्रकाशित हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो प्रकाशित नहीं होती, उन्हें हम अप्रकाशित प्रलेख कहते हैं, यानी कि जिनका प्रकाशन नहीं किया जाता गोपनीयता को बनाए रखने के लिए या कुछ अन्य कारणों से। तो जैसे प्रतिरक्षा मंत्रालय से संबंधित महत्वपूर्ण जो दस्तावेज हैं उनकी गोपनीयता बनाए रखने के लिए उनका प्रकाशन नहीं किया जाता। पुलिस विभाग है, न्याय विभाग है, सरकारी कार्यालय है, समय समय पर कई महत्वपूर्ण सूचनाएं इकट्ठे करती हैं, परंतु रिकॉर्ड दस्तावेज के रूप में तो सुरक्षित होती हैं लेकिन उन्हें प्रकाशित नहीं करते। तो ऐसी सामग्री को जो है हम अभिलेख कहते हैं या अप्रकाशित दस्तावेज हैं और ये द्वितीयक सामग्री के प्रमुख स्रोत हैं। इसमें अभिलेख सबसे पहले जो है वो आता है। तो अभिलेख जो है कि सरकारी और गैर सरकारी जो कार्यालय होते हैं वो अपनी आवश्यकता के अनुसार आंकड़ों को एकत्रित करते हैं और ये संपूर्ण जो सामग्री है विभिन्न समिति, संगठन, आयोगों के प्रतिवेदन व समय समय पर जो मीटिंग होती हैं उनकी कार्यवाही के रूप में होती है। यद्यपि ये जो चीज़ें हैं सब गोपनीय होती हैं, परंतु
ये विश्वसनीय होती हैं। उसके अलावा अनुसंधानकर्ताओं के प्रतिवेदन कि जो अनेक अनुसंधानकर्ता शोध कार्य करते हैं, उसके आधार पर महत्वपूर्ण प्रतिवेदन तैयार कर लेते हैं या शोध निबंध लिख लेते हैं। कुछ प्रकाशित हो जाते हैं, लेकिन कुछ अप्रकाशित ही रह जाते हैं। ये सूचनाएं भी जो सामग्री के सत्यापन का प्रमुख स्रोत हैं। उसके अलावा पांडुलिपियाँ जैसे कुछ महापुरुष हैं, समाज सुधारक, नेता या विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रसिद्धि प्राप्त लोग हैं, उन्होंने विभिन्न विषयों का गहन अध्ययन और उनसे संबंधित जो तथ्य संकलन कर पांडुलिपियाँ तैयार करते हैं और किसी कारण से इन्हें प्रकाशित नहीं करा पाते। इन पांडुलिपियों को प्राप्त करना मुश्किल होता है, क्योंकि इन्हें कई बार जो है संग्रहालय में सुरक्षित कर दिया जाता है और वहाँ से प्राप्त करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और रखा जाता है। संरक्षण के लिए इन्हें संग्रहालयों में रखते हैं और वहीं से हम इनका लाभ ले सकते हैं। उसके अलावा अप्रकाशित लोकगीत, शिलालेख आदि जो है चीज़ें, वो भी द्वितीयक तथ्य संकलन के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं और हमारे जो अध्ययन होते हैं उसमें ये काफ़ी आधार प्रदान करते हैं। अब हम बात करें कि प्रलेखीय जो सामग्री है उनके उपयोग से संबंधित जो समस्याएं हैं वो क्या हैं। जो तथ्य संकलन के द्वितीयक स्रोत, चाहे वो व्यक्तिगत प्रलेख हों या सार्वजनिक प्रलेख के रूप में प्रकाशित हों या अप्रकाशित, वो सामाजिक शोध की दृष्टि से उनकी काफ़ी उपयोगिता है, क्योंकि अध्ययन में वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और अध्ययन को एक आधार प्रदान करते हैं। श्रीमती पी.वी. यंग ने प्रलेखीय सामग्री के उपयोग के लाभ बताए हैं। जैसे इससे शोध कार्य में अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है, यानी कि अध्ययनकर्ता को एक दिशा प्राप्त होती है, एक जानकारी प्राप्त होती है और दूसरे इससे अध्ययन विधियों का चयन करने में मदद मिलती है कि वो कौन सी अध्ययन विधियों का चयन कर सकता है और कौन सी विधियाँ उसके अध्ययन में उपयोगी रहेंगी। उसके अलावा प्राकल्पना के निर्माण और उसके परीक्षण में मदद मिलती है, क्योंकि जो ये प्रलेख होते हैं ये एक व्यक्ति को अंतर्दृष्टि और दिशा प्रदान करते हैं, तो इसे प्राकल्पना का निर्माण करने और उसका परीक्षण करने में भी सहायता प्रदान करते हैं। उसके अलावा शोध कार्य में अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचत होती है कि जो शोध हो चुका है उससे आगे का शोध करने के लिए व्यक्ति आगे का काम करने का प्रयास करता है। तो इस तरह से जो कि प्राथमिक सामग्री में से संभव नहीं हो पाता, तो इस तरह से अनावश्यक समय और जो धन है उसका मिसयूज नहीं होता है या उसका दुरुपयोग नहीं हो पाता और समय की बचत होती है। थॉमस एडिसन का कहना है कि मैं जब भी कोई खोज या अनुसंधान करना चाहता हूँ, तब मैं भूतकाल में उसके संबंध में जो कुछ भी किया जा चुका है उसे पढ़कर उसके पश्चात अपना कार्य प्रारंभ करना चाहता हूँ। यानी कि जो कुछ अध्ययन हो चुका है और वो अध्ययन कैसे हुआ है उसके बारे में जब हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है, तो हम आगे के अध्ययन की जो सुविधा है वो हमें प्राप्त होती है या अध्ययन करने में हमें आसानी होती है, क्योंकि भूतकाल को हम आधार मान करके भविष्य की तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरह से जो द्वितीयक स्रोत हैं वो अध्ययन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और अध्ययन को एक विशेष दिशा प्रदान करते हैं, लेकिन इसमें जो इसकी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं और उन सीमाओं को या उन चीज़ों को भी व्यक्ति को अनुसंधानकर्ता को ध्यान में
रखना चाहिए कि ये कितनी विश्वसनीय हो सकती है और उनका उपयोग उसे किस तरीके से करना है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद।